नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधानवाद के विषय में। इससे पूर्व हम संविधान के विभिन्न प्रकारों, उनके गुण दोषों, एक आदर्श संविधान की क्या लक्षण होते हैं या क्या विशेषताएं होती हैं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अतः आज हम एक कदम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे संविधानवाद के बारे में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जैसे जैसे मनुष्य में सामाजिकता का विकास हुआ वैसे वैसे संगठित जीवन का महत्व बढ़ने लगा और जैसे जैसे संगठित जीवन का महत्व बढ़ा वैसे वैसे राजनीतिक शक्ति का महत्व भी बढ़ता चला गया। लेकिन राजनीतिक शक्ति अर्थात शासक की जो शक्ति है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बाध्यकारी या पीड़ादायी होने लगी। अतः जहाँ एक और मनुष्य ने राजनीतिक शक्ति की सर्वोच्चता को स्वीकार किया, वहीं दूसरी ओर इस बात की या ये ज़रूरत भी महसूस की कि राजनीतिक शक्ति अर्थात शासक की शक्ति पर कुछ प्रभावकारी नियंत्रणों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रह सके और शासक को व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन करने से रोका जा सके। अतः एक मान्य सिद्धांत ही बन गया कि संपूर्ण जो राजनीतिक व्यवस्था है या जो राजनीतिक तंत्र है उसे किसी संवैधानिक विधि के नियंत्रण में होना चाहिए ताकि राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सके और जो नागरिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा की जा सके। अतः इन सभी उद्देश्यों को सुनिश्चित करने की जो प्रक्रिया है या जो बचाव का उपाय था उसे एक लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया जिसे हम संविधान कहते हैं। और इस संविधान में निहित मान्यताओं, मूल्यों, राजनीतिक आदर्शों की प्राप्ति के लिए जो शासक वर्ग था उसकी अधिकारों को कहीं ना कहीं सीमित करने का प्रयास किया गया और उसे अपनी सीमाओं में रहने के लिए बाध्य करने के लिए जो संवैधानिक नियंत्रण की व्यवस्था अपनाई गई उसे संविधानवाद कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं संविधानवाद वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसका संचालन विधियों अर्थात कानूनों और नियमों द्वारा होता है, न कि व्यक्तियों द्वारा। अतः यदि आप संक्षिप्त रूप में या सरल शब्दों में इसे समझना चाहें तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन का संचालन करना ही संविधानवाद है। संविधानवाद का जो उद्देश्य है वो एक और जो शासक है उसकी शक्तियों को सीमित रखना है ताकि जो नागरिक अधिकार हैं या जो नागरिकों की स्वतंत्रता है उसे सुनिश्चित किया जा सके। संविधानवाद लोकतांत्रिक भावना पर आधारित है अर्थात यह शक्तियों के केंद्रीकरण पर नहीं वरन शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। केंद्रीकरण का अर्थ है शक्तियों का एक स्थान पर केंद्रित हो जाना, जबकि विकेंद्रीकरण का अर्थ है शक्तियों का बंटवारा हो जाना। एक महत्वपूर्ण बात जो संविधानवाद के बारे में कही जाती है वह है कि संविधान और संवैधानिक सरकार संविधानवाद की पूर्व शर्तें हैं अर्थात संविधान और संवैधानिक सरकार के बिना संविधानवाद को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। संविधान की जो परिभाषा है, संविधान का जो अर्थ है उसे हम पढ़ चुके हैं। मैं एक बार पुनः बताती हूँ। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें जो शासक वर्ग है या जो सरकार है उसके लिए डूज एंड डोंट्स की व्यवस्था है। डूज एंड डोंट्स मीन शासक द्वारा क्या किया जाना चाहिए और क्या शासक के लिए निषेध है। तो ऐसे में उस लिखित दस्तावेज को आप संविधान कहेंगे। अब बात आती है संवैधानिक सरकार की। हम यह मानते हैं कि जिस भी राज्य में संविधान होगा वहाँ संवैधानिक सरकार भी होगी
लेकिन ऐसा नहीं होता। राज्य चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, उसमें संविधान निश्चित रूप से होता है, लेकिन वहाँ संवैधानिक सरकार हो ही यह आवश्यक नहीं है। संवैधानिक सरकार होती क्या है? संवैधानिक सरकार वह सरकार होती है जो संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार गठित होती है, सीमित होती है एवं नियंत्रित होती है। अर्थात शासन जो होता है वह संविधान के अनुसार चलाया जाता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार। इस संदर्भ में यदि आप उदाहरण से समझना चाहें तो हम उदाहरण हिटलर और मुसोलिनी का ले सकते हैं। इन दोनों ही राष्ट्रों में अर्थात जर्मनी और इटली में संविधान तो थे, परंतु संवैधानिक सरकारें नहीं थी। अतः संवैधानिक सरकार का एक स्पष्ट लक्षण होता है कि संवैधानिक सरकार जो होती है वह कानून द्वारा नियंत्रित और प्रतिबंधित होती है, वह निर्बाध नहीं होती, उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध होते हैं। अतः संविधानवाद के बारे में जो हम समझ सकते हैं वो इतना है कि संविधानवाद है वो कहीं ना कहीं सरकार पर नियंत्रण स्थापित करता है, ताकि जो जनता की स्वतंत्रता है उसकी रक्षा की जा सके और शासक वर्ग को जन कल्याण हेतु कार्य करने के लिए विवश किया जा सके। इस संबंध में कोरी एवं इब्राहिम ने लिखा है, स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को ही संविधानवाद कहा जाता है। अर्थात संविधान के अनुसार ही शासन चलाना संविधानवाद है। कार्ल जे फेडरिक की परिभाषा भी इस संबंध में महत्वपूर्ण है। वे लिखते हैं, व्यवस्थित परिवर्तन की जटिल प्रक्रियात्मक व्यवस्था ही संविधानवाद है। अर्थात क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए संविधानवाद में कोई स्थान नहीं होता, वरन व्यवस्थित परिवर्तन, कानून सम्मत जो परिवर्तन होते हैं वे ही संविधानवाद को प्रतिबिंबित करते हैं। यहाँ तक हम संवैधानिक सरकार एवं संविधानवाद को स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन संविधान और संविधानवाद में भी अंतर होता है। आइए इस अंतर को समझते हैं। कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके द्वारा संविधान और संविधानवाद को एक दूसरे का पर्यायवाची मान लिया जाता है कि अगर संविधान है तो संविधानवाद होगा, संविधानवाद है तो संविधान होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये दोनों ही पृथक पृथक हैं। जहाँ एक और संविधान संगठन का प्रतीक है, वहीं संविधानवाद विचारधारा का। संविधान में सरकार का, व्यक्ति का आपस में क्या संबंध होगा इसका वर्णन होता है, जबकि संविधानवाद विचारधारा अर्थात देश के क्या मूल्य हैं, विश्वास है, राजनीतिक आदर्श जैसे समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समाजवाद, ये समस्त हमारे आदर्श हो सकते हैं। इन सब को मिलाकर संविधानवाद बनता है। अतः संविधान संगठन का प्रतीक है, जबकि संविधानवाद विचारधारा का प्रतीक है। यदि उत्पत्ति के आधार पर देखें तो प्राय संविधान जो होते हैं वह निर्मित होते हैं, जबकि संविधानवाद सदैव विकास का परिणाम होता है। यही कारण है कि दो अलग अलग राष्ट्रों में एक ही प्रकार का संविधान होने के बाद भी संविधानवाद की जो विकास की प्रक्रिया होती है वो भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें वहाँ की जनता, वहाँ के लोगों के विश्वासों पर, मूल्यों पर निर्भर करता है। यदि आप देखें तो जो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का एक लक्ष्य होता है, एक समाज का एक लक्ष्य होता है, और इस लक्ष्य की प्राप्ति की जो व्यवस्था है वही संविधानवाद है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो साधन है वह संविधान है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधानवाद की प्राप्ति हेतु एक साधन है, जबकि संविधानवाद अपने आप में ही एक साध्य है। अतः संविधानवाद संविधान की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप देखें तो संविधानवाद अनेक देशों में एक जैसा हो सकता है। संस्कृति, मूल्य, विश्वास और राजनीतिक आदर्श भी
कई देशों में एक जैसे हो सकते हैं। संविधानवाद की समानता के बावजूद भी हर देश में संविधान अलग अलग होता है। अतः राष्ट्र के अनुसार या देश के अनुसार संविधान में भिन्नता आ जाती है, जबकि संविधानवाद जो है वो एक समावेशी धारणा है। संविधान की जो वैधता है वह कानून के आधार पर सिद्ध की जा सकती है, जबकि संविधानवाद की जो वैधता है उसका आधार ही विचारधारा के अंतर्गत आपके मूल्य, आदर्श या जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं लक्ष्य, उनको शामिल किया जाता है। अतः इस सब स्पष्टीकरण के बाद हम एक नतीजे पर आते हैं कि संविधान और संविधानवाद की जो धारणाएं हैं वे एक ना होकर अलग अलग हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आखिरकार संविधानवाद के आधार क्या हैं। कुछ ऐसे मूलभूत सिद्धांत जिन पर राष्ट्र के समस्त नागरिकों की कहीं ना कहीं सहमति होनी चाहिए, और इस संबंध में सबसे पहला जो आधार है वह है संस्थाओं के ढांचे और प्रक्रियाओं पर मतैक्य, या कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर एक राय। संविधानवाद के आधार के रूप में आम नागरिकों में अपने देश की राजनीतिक संस्थाओं के ढांचे और प्रक्रियाओं पर मतैक्य अर्थात एक राय या आम राय होना संवैधानिक सरकार के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। यदि नागरिक यह अनुभव करते हैं कि सरकार उनके कल्याण हेतु कार्य नहीं कर रही है या अन्यायपूर्ण ढंग से संचालित होती है, या सरकार की प्रक्रियाओं को आप लोकतांत्रिक नहीं कह सकते, तो ऐसे में वे सरकारी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार की एक शक्ति होगी वह पतन की ओर बढ़ेगी और सरकार को जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। अतः ऐसे में संस्थाओं के ढांचे और प्रक्रियाओं पर नागरिकों में सामान्य एकता या आम राय या एक राय का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के अस्तित्व में रहने के लिए आवश्यक होता है। संविधानवाद का दूसरा आधार हम कह सकते हैं कि विधि का शासन होना चाहिए, अर्थात जो शासन का संचालन है वो विधि के अनुसार होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के आधार पर। अतः शासन के जो संचालन का आधार हो वह विधि हो, कानून हो, नियम हो। सरकार द्वारा मनमाने ढंग से सत्ता का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर कहीं ना कहीं वे जनता का जो विश्वास होता है उसे खो देते हैं। लेकिन विधि के अनुसार शासन करने पर नागरिक कहीं ना कहीं अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों में पूर्ण आस्था व्यक्त करेंगे। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि संविधानवाद के आधार के रूप में इन सामान्य उद्देश्यों पर सहमति पाई जानी चाहिए। यदि किसी भी परिस्थिति में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दृष्टिकोण में समाज में एकता नहीं होगी तो निश्चित तौर पर समाज में संघर्ष उत्पन्न होंगे, तनाव, खिंचाव, दबाव की स्थिति पैदा होगी, जो किसी भी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं कही जा सकती। इस संदर्भ में हम देखें कि जो आर्थिक असमानता है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं या जो सरकारें होती हैं उनके लिए खतरे का काम करती है। तो सरकार को निश्चित तौर पर कुछ ऐसे सामान्य उद्देश्यों पर आम राय बनानी चाहिए, ताकि राजनीतिक व्यवस्था पर इस प्रकार का संकट पैदा ना हो। इसके साथ ही जो नीतिगत प्रश्न होते हैं उन पर भी आम सहमति होनी चाहिए, क्योंकि इन पर असहमति वह प्रारंभिक स्थिति होती है जो संविधानवाद के भवन को धाराशाही करने की पृष्ठभूमि तैयार करती है। विशिष्ट नीति प्रश्नों पर असहमति से असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है, जो आगे चलकर कहीं ना कहीं विरोध, संघर्ष, तनाव को जन्म देती है, जो निश्चित तौर पर संविधानवाद को कमज़ोर करने के लिए काफ़ी होती है। अतः हमने आज संविधानवाद के जो ये चारों आधार देखे हैं, किसी भी राज्य में इनकी व्यवहारिक उपलब्धि की एक आवश्यक शर्त है।
अगर किसी राजनीतिक व्यवस्था में ये आधार उपस्थित नहीं हो तो हम कह सकते हैं कि उस देश में या उस राजनीतिक व्यवस्था में संविधानवाद को बहुत अधिक दिनों तक स्थायी नहीं रखा जा सकता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।